हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती थी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे जो दो टाइप होते थे, एक हमारी अल्फा हेलिक्स जो हमारे मेजर यहाँ पे टाइप होता था, और एक हमारी जो बीटा कन्फर्मेशन होती थी, उनके बारे में हमने पढ़ा था। और उसके अलावा हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि किस तरीके से हम इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन के लिए रामाचंद्रन प्लॉट को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि जो हमारे प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर हमारे पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, जिसमें हमारे मल्टीपल जो अमीनो एसिड होंगे वे एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बाइंड होते थे। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। अब क्या होगा कि फर्दर हमारी और भी ज्यादा इनकी कंपटीशन से जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है उनके बीच में हमारी और भी ज्यादा कंपटीशन होगी, और जिससे हमारी यहाँ पे टर्शरी और फर्दर उसके बाद हमारी यहाँ पे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के बारे में, द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ऑल एटम इन ए प्रोटीन इज रेफर टू एज द प्रोटीन्स टर्शरी स्ट्रक्चर। जब हमारे यहाँ पे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाती है, जिसमें अंदर हमारे जो एटम्स होंगे वे हमारे थ्री डायमेंशनली अरेंज हो जाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर। इन द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड that are far apart in the polypeptide sequence and are in the different type of secondary structure may interact with each other। अब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमने बीटा शीट्स पढ़ी थी ना, तो उसके अंदर हमने बताया था कि इस तरीके से हमारी यहाँ पे जिगजैग स्ट्रक्चर होती है। अब क्या है कि जैसे कि यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं और एक हमारा यहाँ पे है ये पॉइंट, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर को लेकर चल रहे हैं तो ये दोनों पॉइंट हमारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा कि हमारी जो टर्सरी या फिर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होती है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी ये डिफरेंट या फिर हमारे बहुत दूर दूर हमारे अगर कोई एटम है ना, वे भी हमारे क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि ये हमारे क्या हो जाते हैं? बाइंड हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारी एक और पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, जैसे कि यही हमारे यहाँ पे एक और पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, ठीक है। अब ये तो हमारी एक सीट थी। अब इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे एक और सीट को अरेंज कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारी यहाँ पे जो दूसरी चेन है ना, जैसे कि ये हमारी कोई दूसरी यहाँ पे बीटा सीट हो जाती है, ठीक है, तो इसके जो एटम होंगे ना वे इसके साथ भी हमारे यहाँ पे रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर। और फर्दर उसकी कंपटीशन से हमारी क्या हो जाती है? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर सेगमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन आर हेल्ड इन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल पोजीशन बाय सेवरल काइंड ऑफ वीक इंटरेक्शन बिटवीन द सेगमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे अल्फा हेलिक्स की, ठीक है, तो टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारे जो डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं वे एक दूसरे के पास आके वे हमारे वीक इंटरेक्शन के थ्रू क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया ना कि डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जैसे कि जो हमारे डिफरेंट अल्फा स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, अल्फा हेलिक्स हो सकते हैं, तो वे हमारे क्या होते हैं? सेगमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन आर हेल्ड इन देयर कैरेक्टरिस्टिक टर्सरी पोजीशन। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट में ध्यान में रखना है कि जो हमारे टर्सरी स्ट्रक्चर होती है ना, वो हमारी एक पर्टिकुलर शेप की होगी, ठीक है। यूं नहीं है कि हमारी वो रैंडम किसी भी शेप में आ जाती है, वो हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसकी, मतलब यानी कि हमारी पर्टिकुलर टाइप की शेप रहेगी टर्सरी, जो हमारी अरेंजमेंट होगी, ठीक है। और वो हमारी किसके थ्रू होती है? वो हमारी जो डिफरेंट काइंड के हमारे यहाँ पे वीक इंटरेक्शंस होंगी, ठीक है। समटाइम कोवलेंट बॉन्ड सच एज डाइसल्फाइड क्रॉस लिंक्स आर आल्सो फाउंड इन द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर व्हिच होल्ड द डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन विद ईच अदर। अब यहाँ पे हमारे वीक इंटरेक्शन तो होगी, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे हमें कोवलेंट बॉन्ड भी, जैसे कि हमारे जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं डाइसल्फाइड की, तो डाइसल्फाइड हमारा किस बॉन्ड के बीच में? इन अमीनो एसिड के बीच में हमारा मिलेगा, सिस्टीन्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद है सम प्रोटीन कंटेन टू और मोर सेपरेट पॉलीपेप्टाइड चेन और सब यूनिट। दिस पॉलीपेप्टाइड चेन मे बी आइडेंटिकल और डिफरेंट, एंड दिस अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन यूनिट इन थ्री डायमेंशनल कॉम्प्लेक्सेस कॉन्स्टिट्यूट ए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि कई बार जो हमारे यहाँ पे हमने टर्सरी स्ट्रक्चर की बात की है ना, ठीक है, अब टर्सरी स्ट्रक्चर में तो क्या होता है कि ये हमारी जैसे कि एक दूसरे के साथ हमारे कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारी यहाँ पे टर्सरी स्ट्रक्चर होती है वे क्या करती है? जैसे कि हमारी एक ये पूरी सब यूनिट हो गई एक टर्सरी स्ट्रक्चर की, ठीक है,
एक और हमारी कोई दूसरी सब यूनिट हो जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारी सब यूनिट ए हो गई, ये हमारी सब यूनिट बी हो गई, और जब ये दोनों सब यूनिट हमारी एक दूसरे के साथ बाइंड करती है तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है। एट द हायर लेवल मोस्ट ऑफ द प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, फाइबरस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। और जो हमारी ये हायर लेवल रहती है, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो हमारी होती है ना, वो हमारी दो टाइप की हो सकते हैं। यानी कि हमारे जो प्रोटीन होंगे वे हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, एक हमारे यहाँ पे होता है फाइबरस प्रोटीन और एक हमारे यहाँ पे होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। अगर हम यहाँ पे इन दोनों के डिफरेंसेस की बात करें तो फाइबरस प्रोटीन क्या होता है, इन दिस अरेंजमेंट पॉलीपेप्टाइड चेन आर अरेंज्ड इन लॉन्ग स्ट्रैंड और शीट्स। जो हमारे फाइबरस प्रोटीन होते हैं इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वे हमारी एक लॉन्ग स्ट्रैंड या फिर शीट्स के अंदर अरेंज होते हैं। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन की, तो इसमें क्या होगा, इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फोल्ड इन स्फेरिकल और ग्लोबुलर शेप। यहाँ पे हमारी जो शेप्स रहेगी ना प्रोटीन के, वो कैसी होती है, ग्लोबुलर शेप। ठीक है, यहाँ पे कैसी होती है, लॉन्ग स्ट्रैंड या फिर शीट्स पे में। ठीक है। फाइबरस प्रोटीन यूजुअली कंसिस्ट लार्जली ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, व्हाइल द ग्लोबुलर प्रोटीन ऑफ्टन कंटेन सेवरल टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब जो हमारे यहाँ पे फाइबरस प्रोटीन होते हैं ना, फाइबरस प्रोटीन के अंदर जो हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जैसे कि हमारे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमारी टर्सरी से बनी होगी और टर्सरी हमारी किससे बनी होगी, सेकेंडरी से बनी होगी। तो जो हमारे यहाँ पे फाइबरस प्रोटीन होते हैं ना, ठीक है, वो हमारे किससे बनते हैं, वो हमारे एक ही टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर से बनेंगे। यानी कि अगर हमारा कोई फाइबरस प्रोटीन है तो उसके अंदर में या तो अल्फा हेलिक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर हमें बीटा शीट्स में देखने को मिलेगी। यूं नहीं है कि हमारे डिफरेंट टाइप की हमें एक बार हमें यहाँ पे मतलब एक ही स्ट्रक्चर के अंदर, एक ही फाइबरस प्रोटीन के अंदर हमें अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स में हमें दोनों चीजें देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं होगा। बहुत ही रेयर चांस हो सकते हैं। मैक्सिमम जो हमारे यहाँ पे केसेस रहेंगी उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे फाइबरस प्रोटीन होते हैं उसके अंदर हमारे एक ही टाइप की हमारी यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। दूसरी तरह अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फाइबरस प्रोटीन की, सॉरी ग्लोबुलर प्रोटीन की, तो ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर क्या होता है, ऑफ्टन कंटेन सेवरल टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमारे डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें मिल सकते हैं। द स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड सपोर्ट, शेप एंड एक्सटर्नल प्रोटेक्शन टू वर्टिब्रेट्स आर मेड ऑफ फाइबरस प्रोटीन। अब जो हमारे फाइबरस प्रोटीन होते हैं ना, उनका हमारा क्या काम होता है, वे हमारे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, शेप, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन हमारे प्रोवाइड करवाते हैं। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की, तो वे क्या करते हैं, वेयर एज मोस्ट एंजाइम एंड रेगुलेटरी प्रोटीन आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। जो हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ना, वे हमारे एंजाइम की तरह काम करते हैं या फिर रेगुलेटरी प्रोटीन की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे फाइबरस प्रोटीन होंगे वे हमारे क्या करेंगे, वे हमारे प्रोटेक्शन या फिर शेप, सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कराएंगे, स्ट्रेंथ की तरह काम करेंगे वो हमारे। और जो यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन होंगे वे हमारे किसकी तरह काम करेंगे, जो हमारे डिफरेंट मैकेनिज्म होंगे, जैसे कि उनके लिए एंजाइम या फिर रेगुलेटरी प्रोटीन की तरह हमारे काम करेंगे। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एक एक करके इन दोनों जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, फाइबरस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, अगर हम उनके बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं, तो अगर हम पहले यहाँ पे बात करें फाइबरस प्रोटीन की, ऑल फाइबरस प्रोटीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर, which signify that fibrous protein have high concentration of hydrophobic amino acid residue both in interior in of the protein and on the its surface। अब क्या है कि जो हमारे यहाँ पे फाइबरस प्रोटीन होते हैं वे हमारे वाटर में इनसोल्यूबल होंगे, और अगर इनसोल्यूबल है तो उसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स होंगे वे हमारे किसके बने होंगे, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, यानी कि इन अमीनो एसिड, सॉरी इन प्रोटीन्स के अंदर यहाँ पे हमारा जो हायर कंपोजिशन होगा वो हमारा किसका होता है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स का। ठीक है, इसीलिए जो हमारे इंटीरियर होंगे फाइबरस प्रोटीन का और जो इसका सरफेस होता है, दोनों जगह में हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड ज्यादा कंसेंट्रेशन में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे यूं नहीं है कि सिर्फ हमें यहाँ पे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड ही देखने को मिलेंगे, दूसरे अमीनो एसिड भी देखने को मिलेंगे, लेकिन हायर कंसेंट्रेशन हमारी किसकी रहेगी, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स की। इसके अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं तो उसमें हमारा आता है यहाँ पे अल्फा कैरेटिन। ठीक है, और अगर मैं अल्फा कैरेटिन की बात करूं तो ये हमारा किसका बना होता है, अल्फा हेलिक्स का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फाइबरस प्रोटीन होते हैं उनके अंदर हमारे एक ही टाइप की हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा कैरेटिन की बात करें तो अल्फा कैरेटिन के अंदर जो हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगी वो हमारी कौन सी होती है, अल्फा हेलिक्स। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सिल्क फाइब्रोइन, तो उसके अंदर हमारी कौन सी कन्फर्मेशन होती है, बीटा कन्फर्मेशन, और एक हमारे यहाँ पे होता है कोलेजन। ठीक है, अगर एक एक करके हम यहाँ पे इनके बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे अल्फा कैरेटिन, सिल्क फाइब्रोन और कोलेजन होते हैं। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करें अल्फा कैरेटिन की, तो अल्फा कैरेटिन में क्या होता है, इट इज टफ इनसोल्यूबल प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ वेरिंग हार्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये हमारे यहाँ पे अगर हम अल्फा कैरेटिन की बात करते हैं तो ये हमारा टफ होगा। ठीक है, और हमने बताया था कि जो हमारे फाइबरस प्रोटीन होते हैं, फाइबरस प्रोटीन के अंदर हमारा क्या होगा, वे हमारे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएंगे, तो इसीलिए हमारा टफ होगा। और क्योंकि इनके अंदर हमारा
फाइब्रस प्रोटीन के अंदर हमारा हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो इसीलिए हमारा इंसोल्यूबल भी होगा, ठीक है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होगा। लेकिन इसकी जो हमारी हार्डनेस होगी ना वो हमारी वेरी कर सकती है, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे अल्फा कैरोटीन होते हैं ना उसके हमारे डिफरेंट टाइप होते हैं, तो वे हमारे क्या होते हैं कि उनकी जो हार्डनेस होगी या फिर उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो हमारी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, ठीक है। इट इज फाउंड ओनली इन द ह्यूमन where it constitutes almost the entire dry weight of hair, wool, nails, claws, quills, horns, hooves and much of their outer layer of skin। अब जो हमारे ये फाइबरस प्रोटीन होते हैं वो हमें सिर्फ मैमल्स के अंदर ही देखने को मिलता है, और मैमल्स के अंदर भी हमारे क्या बनाते हैं, जो हमारे हेयर होंगे, वूल्स, नेल्स, क्लाउस, क्विल्स, हॉर्न्स, हूव्स एंड जो हमारी स्किन की आउटर लेयर होती है ना उसका हमारा मेजर पोर्शन, ठीक है। इट इज अ मेंबर ऑफ प्रोटीन फैमिली कॉल्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन। जब हम सेल बायो को स्टडी करेंगे तो उस टाइम पे हम जो हमारे प्रोटीन होते हैं उनके हमारे डिफरेंट टाइप रहेंगे, ठीक है। तो उसी में से हमारा यहाँ पे एक टाइप होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन, ठीक है, और ये जो हमारा फाइबर्स प्रोटीन होता है वो उसी का मेंबर होगा, ठीक है। द अल्फा कैरेटिन हेलिक्स इज ए राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर अल्फा हेलिक्स की बात करूं, जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे हमारा क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे अल्फा जो हमारा अल्फा कैरेटिन होगा वो हमारा किसका बना होता है, उसके अंदर जो हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर होंगे वो हमारे कैसे होंगे, अल्फा हेलिक्स वाले होंगे। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स है वो हमारी कैसी होती है, वो हमारी राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होगी, ठीक है। जो मैं पर्टिकुलर सेगमेंट की यहाँ पे बात कर रहा हूं तो पर्टिकुलर सेगमेंट हमारा कैसा होता है, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ठीक है। एंड टू स्ट्रैंड ऑफ अल्फा कैरेटिन आर ओरिएंटेड इन पैरेलल टू फॉर्म ए सुपर ट्विस्टेड कॉइल स्ट्रक्चर। और क्या होता है कि जैसे कि ये तो हमारा एक सेगमेंट हो गया, अब हमारे डिफरेंट सेगमेंट क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पे हमारे टर्सियरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे, और जो हमारे ये डिफरेंट सेगमेंट एक दूसरे के साथ यहाँ पे हमारे कंबाइंड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर हमारे ये ओवरलैप होंगे, तो वे हमारे कैसे होते हैं, यहाँ पे टू स्ट्रैंड ऑफ अल्फा कैरेटिन आर ओरिएंटेड इन पैरेलल। ये हमारे कैसे होंगे, पैरेलल डायरेक्शन में होंगे। पैरेलल डायरेक्शन का मतलब ये होगा जैसे कि यहाँ पे हमारा एक और हमारा जैसे कि ये अल्फा हेलिक्स हो गया, तो इस दोनों के अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारे अमीनो साइड होगी, जैसे कि ये हमारा अमीनो साइड हो जाता है यहाँ पे, यानी कि इन दोनों के इस एंड के ऊपर हमारा क्या मिलेगा, हमें अमीनो ग्रुप मिलेगा, और इसके ऊपर में क्या मिलेगा यहाँ पे, जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। द हेलिकल पाथ ऑफ सुपर ट्विस्टेड इज लेफ्ट हैंडेड। अब यहाँ पे एक और पॉइंट में ध्यान में रखना है कि जैसे कि अगर मैं पर्टिकुलर एक सेगमेंट की यहाँ पे बात करता हूँ, जो हमारा अल्फा कैरेटिन है वो हमारा किससे बना हुआ है, अल्फा हेलिक्स से बना हुआ है, और अल्फा हेलिक्स की अगर मैं एक सेगमेंट की बात करूँ तो वो तो हमारा कैसा है, राइट हैंडेड है। लेकिन जो हमारे ये दो सेगमेंट, जैसे हमने बताया ना कि जो हमारे दो स्टैंड होंगे अल्फा कैरेटिन के, वे एक दूसरे के साथ हमारे क्या होते हैं, सुपर ट्विस्टेड होते हैं। तो जो वे सुपर ट्विस्टेड होंगे ना, वे हमारे कैसे होते हैं, वे हमारे होंगे लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। यानी कि एक सेगमेंट मेरा कैसा है, राइट हैंडेड, और जब हमारे दो सेगमेंट सुपर ट्विस्टेड फॉर्म में होंगे तो उनकी जो सुपर ट्विस्टिंग होगी वो हमारी कैसी होती है, लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। तो कई बार हमारा इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर हमारे स्टेटमेंट के अंदर इस टाइप का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ होता है कि हमारे जो ये अरेंजमेंट हो रही है वो हमारी राइट हैंडेड है या फिर लेफ्ट हैंडेड है। तो वहां पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारी एक सेगमेंट है वो हमारा राइट हैंडेड, और जो हमारी सुपर ट्विस्टिंग हो रही है वो हमारी लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है। And this intertwining of two alpha helic polypeptide is an example of quaternary structure। और जब हमारे यहाँ पे ये दोनों पेप्टाइड हमारे एक दूसरे के साथ जो सुपर ट्विस्टिंग कर रहे हैं, फर्दर उसके बाद हमारी जो इंटरमीनिंग होगी इनकी, तो वो हमारी किसकी यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। द सरफेस वेयर टू अल्फा हेलिक्स टच आर मेड ऑफ द हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड रेजिड्यू वेयर आर ग्रुप मैश टुगेदर टू फॉर्म ए रेगुलर इंटरलॉकिंग पैटर्न। अब जो हमारे यहाँ पे ऐसा सरफेस हो, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, हमने बताया कि एक तो हमारा ये अल्फा हेलिक्स हो गया, और एक दूसरा जो हमारा अल्फा हेलिक्स होगा वो क्या होता है, इसके अराउंड हमारा इंटरमीनिंग होता है। तो जहां पे ये दोनों हमारे जो चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे टच करेगी ना, तो उस पॉइंट पे हमारे क्या होते हैं कि वहां पे हमारे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड में ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे आर ग्रुप होगा ना इन अमीनो एसिड का, वे एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरलॉक हो जाते हैं, ठीक है। और यही जो हमारी इंटरलॉकिंग हो रही है ना, यही हमारे क्या करते हैं, फाइबर्स प्रोटीन की जो स्ट्रेंथ होती है उसको इनहेंस करेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे जो आर चेन है ना, उसकी वजह से जो हमारे दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन है वे एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से इंटरलॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच का जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और वहां पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। उसके बाद है अल्फा कैरेटिन इज रिच इन हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू। जैसे हमने बताया है कि ये जो हमारे अल्फा कैरेटिन होते हैं उनमें हमारे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड से हमारे रिच होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर भी हमारे कौन कौन से अमीनो एसिड होंगे, एलेनिन, विलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन एंड फिनाइल एलेनाइन, ठीक है।
ये हमारे 6 अमीनो एसिड हमें ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर देखने को मिलेगी अल्फा कैरोटीन के अंदर। The strength of fibrous protein is enhanced by covalent cross-linking between polypeptide chain in alpha-keratin. The cross-link stabilizing quaternary structure are disulfide bond. अब यहाँ पे स्ट्रेंथ को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए हमें कोवलेंट बॉन्ड भी हम यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कोवलेंट क्रॉस लिंकिंग। और जैसे कि अगर हम यहाँ पे अल्फा कैरोटीन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है। The two chain coils combine to form the protofilament and protofibrils, which further combine to form the intermediate filament. अब क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि हमारी ये एक चैन थी, ठीक है, और दो चैन हमारी क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर हमारी यहाँ पे ट्विस्ट हो रही है, सुपर ट्विस्टिंग करवा रही है। ठीक है, तो जो हमारी एक चैन थी वो हमारी राइट हैंडेड थी। जब ये हमारे दोनों चैन एक दूसरे के साथ सुपर ट्विस्टिंग हो रही है तो वो हमारी कैसे होती है, लेफ्ट हैंडेड होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी यहाँ पे हो गई टू पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड कोल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो हमारी कोल्ड स्ट्रक्चर होगी ना, ये हमारी क्या करती है, फर्दर हमारी और भी ज्यादा एक दूसरे के साथ कंबाइन करके यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन करते हैं प्रोटोफिलामेंट की, जो कि फर्दर हमारे एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटोफाइब्रिल की फॉर्मेशन करेंगे, और वही हमारे आगे जाके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की। ठीक है, ये हमारे फर्दर आगे जाके किसकी फॉर्मेशन करेंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट। और ये जो हमारे यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट होंगे, यही हमारे क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएंगे किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है अल्फा, ठीक है, कैरेटिन। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, कोलेजन की। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कोलेजन के बारे में बात करते हैं तो कोलेजन क्या होता है, कोलेजन लाइक द अल्फा कैरेटिन कोलेजन अल्सो प्रोवाइड द स्ट्रेंथ। यहाँ पे क्या है कि जो हमारा कोलेजन होता है ना, वो हमारा अल्फा कैरेटिन की तरह क्या करेगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये हमारा क्या करवाता है, इट इज फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू सच एज टेंडन, कार्टिलेज एंड ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ बोन एंड कॉर्निया ऑफ द आई। इट इज लेफ्ट हैंडेड एंड हैज 3 अमीनो एसिड रेजिड्यू पर टर्न। अब यहाँ पे जो हमारा कोलेजन होगा ना, कोलेजन का जो हमारा एक, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो हमारी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो हमारा एक यहाँ पे सेगमेंट होगा, वो हमारा कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड होगा। ठीक है, ये हमारा कैसा होगा, लेफ्ट हैंडेड। अब क्या है, इट इज लेफ्ट हैंडेड एंड हैज 3 अमीनो एसिड रेजिड्यू पर टर्न। और एक टर्न के अंदर हमारे यहाँ पे कितने अमीनो एसिड होते हैं, 3 अमीनो एसिड। ठीक है, इन कोलेजन 3 सेपरेट पॉलीपेप्टाइड कॉल्ड द अल्फा चैन। यहाँ पे हमारी अल्फा चैन है, ना कि हमारी अल्फा हेलिक्स। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्योंकि कोलेजन के अंदर हमारे क्या होती है, हमें चैन देखने को मिलती है, ना कि हमारी अल्फा हेलिक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आर सुपर ट्विस्टेड अबाउट ईच अदर इन ए राइट हैंडेड मैनर। अब यहाँ पे ना आपको फिर से ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमारे जो एक सेगमेंट होगा वो हमारा कैसा होता है, राइट हैंडेड, सॉरी लेफ्ट हैंडेड। और जब हमारे यहाँ पे 3 जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो हमारे अल्फा कैरेटिन होता था, वहां पे हमारे 2 चैन होती थी, यहाँ पे हमारी कितनी होंगी, 3 चैन होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे 3 सेगमेंट होंगे, जो कि हमारे लेफ्ट हैंडेड अरेंजमेंट में होते हैं, वे एक दूसरे के ऊपर हमारे फिर से सुपर ट्विस्टिंग करेंगे, और सुपर ट्विस्टिंग हमारी कैसी होगी, राइट हैंडेड। ठीक है, यानी कि जो हमारा अल्फा कैरेटिन होता था उसका हमारा बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। वहां पे हमारा जो एक सेगमेंट होता था वो हमारा राइट हैंडेड होता था, यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंडेड होगा। वहां पे हमारे 2 जो हमारे सेगमेंट होते थे वे एक दूसरे के साथ हमारे सुपर ट्विस्टिंग करते थे, यहाँ पे हमारे 3 सेगमेंट करेंगे। और अगर मैं बात करूं अल्फा कैरेटिन की, तो अल्फा कैरेटिन के अंदर हमारे जो सुपर ट्विस्टिंग होती थी वो हमारी लेफ्ट हैंडेड होती थी, यहाँ पे हमारी जो सुपर ट्विस्टिंग होगी वो हमारी राइट हैंडेड होगी, सॉरी हाँ राइट हैंडेड होगी यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद है कोलेजन कंटेन अबाउट 35% ग्लाइसिन, 11% एलेनाइन एंड 21% प्रोलिन एंड हाइपोप्रोलिन। जैसे ये हमारा क्या होता है, हाइपोप्रोलिन यानी कि हाइड्रोक्सीप्रोलिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा कोलेजन होता है ना, कोलेजन के अंदर हमारा 35% हमारा ग्लाइसिन होगा, 11% हमारा एलेनाइन होगा, और 21% हमारा यहाँ पे प्रोलिन या फिर हाइपोक्सी सॉरी हाइड्रोक्सीप्रोलिन होता है। ठीक है, अब क्या है, द अमीनो एसिड सीक्वेंस इन कोलेजन इज जनरली ए रिपीटिंग ट्राइपेप्टाइड यूनिट ग्लाइसिन एक्स वाई, वेयर एक्स इज ऑफ्टन प्रोलिन एंड वाई इज ऑफ्टन हाइड्रोक्सीप्रोलिन। अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे कोलेजन होता है ना, कोलेजन के अंदर हमें एक ट्राइपेप्टाइड सीक्वेंस हमें बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, और वो हमारा ट्राइपेप्टाइड सीक्वेंस क्या है, वो है हमारा यहाँ पे ग्लाइसिन एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे हमारा ग्लाइसिन तो होगा ही, ठीक है, ये तो हमारा कन्फर्म है। लेकिन जो हमारा एक्स होता है ना, वहां पे हमें मैक्सिमम टाइम क्या देखने को मिलता है, वहां पे हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे प्रोलिन। और जो हमारा वाई होता है, वाई की जगह में क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोक्सी प्रोलिन। ठीक है,
तो कई बार हमारा इस सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा कोलेजन होता है उसके अंदर हमारा जो रिपीटिंग सीक्वेंस होता है वो हमारा क्या होता है, ग्लाइसिन एक्स वाई, जहाँ पे हमारा एक्स क्या होता है, प्रोलिन, और जो हमारा वाई होता है वो हमारा क्या हो सकता है, हाइड्रोक्सी प्रोलिन। ठीक है। In the absence of vitamin C, cells cannot hydroxylate the proline, which leads to the collagen instability and connective tissue problem seen in the scurvy. अब क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा विटामिन सी होता है, विटामिन सी की एब्सेंस में हमारा क्या होता है, वहां पे हमारा होता है स्कर्वी डिजीज। ठीक है। और जो हमारी स्कर्वी डिजीज है ना, उसके अंदर हमारे क्या होते हैं कि जो हमारी बोन्स वगैरह होती है ना, वो हमारी कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है। ठीक है। और वो वीक क्यों होती है, जैसे कि हमने बताया कि जो हमारा कोलेजन होता है ना, वो हमारा बोन्स वगैरह में हमारा काम आएगा। ठीक है। वहां पे वो क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। और जो हमारा कोलेजन होता है, कोलेजन के अंदर हमने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक हमारा इंपॉर्टेंट जो हमारा अमीनो एसिड होता है वो हमारा क्या होता है, 4 हाइड्रोक्सी प्रोलिन। ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, 4 हाइड्रोक्सी प्रोलिन होगा। अब क्या है कि अगर हम यहाँ पे विटामिन सी की अगर हम यहाँ पे अब्सेंस करते हैं, तो विटामिन सी की अब्सेंस में क्या होगा कि जो हमारा प्रोलिन होता है ना, वो हमारा 4 हाइड्रोक्सी प्रोलिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। और अगर हमारा ये यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होता है, तो उस केस में क्या होगा, वहां पे हमारा जो कोलेजन बनेगा वो हमारा कैसा होगा, इनस्टेबल होगा। और उसी की अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होंगे उनकी हमारी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रॉपरली फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। और उसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा स्कर्वी डिजीज होती है उसके अंदर जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होंगे वे हमारे इनस्टेबल या फिर हमारे वीक होते हैं। ठीक है। तो वो हमारे किसकी वजह से होंगे, क्योंकि वहां पे हमारे जो 4 हाइड्रोक्सी प्रोलिन होता है वो उसकी हमारे यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाती। ठीक है। और उसी का हमारा यहाँ पे एक एग्जांपल है, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज कॉज्ड ड्यू टू एबनॉर्मल कोलेजन स्ट्रक्चर। ठीक है। इसमें हमारा क्या होगा कि जो हमारा कोलेजन है वो हमारा वहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, और उसी की वजह से हमारे यहाँ पे क्या होता है, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा डिजीज होती है। ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पे हमारे क्या है, ये हमारा एक पर्टिकुलर सेगमेंट हो गया। ठीक है। और यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, 3 हमारे सेगमेंट एक दूसरे के साथ हमारे इंटरवाइनिंग हो रही है। और इंटरवाइनिंग हमारी यहाँ पे कैसे होती है, राइट हैंडेड। अगर मैं पर्टिकुलर एक सेगमेंट की बात करूँ तो वो हमारे कैसे होते हैं, लेफ्ट हैंडेड। ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जो फाइबरस प्रोटीन हमारा बचता है वो हमारा होता है सिल्क फाइब्रोइन। और इसके अंदर क्या होता है, फाइब्रोइन और सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंसेक्ट और स्पाइडर। जो हमारा यहाँ पे फाइब्रोन होता है ना, फाइब्रोन हमारा क्या होता है, सिल्क प्रोटीन होता है ये। ठीक है। तो ये क्या होता है, इट्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंसेक्ट एंड स्पाइडर। ठीक है। इट्स पॉलीपेप्टाइड चेन आर प्रीडोमिनेंटली इन द बीटा कन्फर्मेशन। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा सिल्क फाइब्रोइल होता है उसके अंदर हमारी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगी वो हमारी कैसी होती है, बीटा कंफर्मेशन के अंदर। फाइब्रोइन इज रिच इन एडेनाइन एंड ग्लाइसिन रेजिड्यू which permit the close packing of beta sheets and an interlocking arrangement of R group। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे फाइब्रोइन होगा, फाइब्रोइन प्रोटीन हमारा किसके अंदर, हमारे इसके अंदर कौन से अमीनो एसिड हमारे ज्यादा होंगे, एलेनाइन और ग्लाइसिन। ठीक है। और ये हमारे जो सिंपलेस्ट हमारे अमीनो एसिड होते हैं ना, उनके अंदर हमारे आते हैं। इनके अंदर हमारी जो आर साइड होगी ना, आर चैन होगी, वो हमारी कैसी होती है, बहुत ही शॉर्ट होगी। ठीक है। अब उसी की वजह से क्या होता है, क्योंकि ये हमारी जो आर साइन है ना वो हमारी बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, तो उसी की वजह से जो हमारी बीटा सेट्स होती है ना, वे हमारी क्लोजली इंटरलॉक हो जाती है। ठीक है। क्योंकि ये हमारी आर चैन यहाँ पे जो बीच में अगर कोई हिंड्रेंस अगर हमारे यहाँ पे क्रिएट हो रहा था तो उसको ये क्या कर देते हैं, प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पे आर चैन हमारी कम होती है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो हमारी बीटा सीट्स होंगी ना, वे हमारी कैसी होती है, क्लोजली हमारी इंटरलॉक हो जाती है। द ओवरऑल स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन ऑल पेप्टाइड लिंकेज इन द पॉलीपेप्टाइड ऑफ ईच बीटा सीट्स एंड बाय ऑप्टिमाइजिंग बाय ऑफ वंडर वाल्स इंटरेक्शन बिटवीन द सीट्स। अब ये तो हमारा एक रीजन है कि जो हमारे यहाँ पे जो फाइब्रिन हमारे प्रोटीन होते हैं वे हमारे इंटरलॉक हो जाते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ पे एलिनिन और ग्लाइसिन हमारे रेजिड्यू ज्यादा होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारा दूसरा फैक्टर क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जो डिफरेंट जो हमारी चेन्स होंगी ना, ठीक है, जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी उनके बीच में हमारी यहाँ पे क्या होती है कि हमारी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है, और वो हमारी क्या करती है, यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ को हमारा इनहेंस करेगी। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे हमारा वंडरवाल इंट्रेक्शन भी हमें होती है डिफरेंट शीट्स के बीच में, जो कि हमारे सिल्क फाइब्रोन या फिर सिल्क प्रोटीन के जो हमारी स्टेबिलिटी होगी या फिर उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको इंक्रीज करते हैं। सिल्क डज नॉट स्ट्रेच बिकॉज द बीटा कन्फर्मेशन इज ऑलरेडी हाईली एक्सटेंडेड। अब जो हमारे यहाँ पे सिल्क प्रोटीन होता है ना, सिल्क फाइब्रोन होगा, वो हमारा स्ट्रेच नहीं करेगा। और वो स्ट्रेच क्यों नहीं करता, क्योंकि जो हमारी बीटा कन्फर्मेशन होती है ना, वो हमारी ऑलरेडी हाईली एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। द स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल। ये हमारे यहाँ पे स्ट्रेच तो नहीं करेगा, लेकिन ये हमारी फ्लेक्सिबल जरूर होती है। और फ्लेक्सिबल किसकी वजह से होती है, बिकॉज द शीट्स आर हेल्ड बाय न्यूमरस वीक इंटरेक्शन रेदर देन बाय द कोवेलेंट बॉन्ड सच एज डाइसल्फाइड बॉन्ड इन अल्फा कैरोटीन। इसके अंदर हमारे जो
यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे ना वे हमारे बहुत ही कम हमें देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे हमारे जो मेजर बॉन्ड रहेंगे ना वे हमारे कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर हमारी जो डिफरेंट टाइप की वीक इंटरेक्शन होगी, और उसी वीक इंटरेक्शन की वजह से हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो हमारी इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पे ये हमारे स्ट्रेच नहीं होंगे। स्ट्रेच क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो कन्फर्मेशन होती है वो हमारी बीटा कन्फर्मेशन होती है, जो कि हमारी ऑलरेडी हाईली एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाते हैं हमारे जो डिफरेंट टाइप के हमने फाइब्रस प्रोटीन स्टडी की है। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की। ठीक है, in the globular proteins, different segment of polypeptide chain fold back on each other, generating a compact shape। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमने बताया कि जो हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं उसके अंदर हमारी जो शेप होती है वो हमारी कैसी होती है, ग्लोबुलर शेप होती है, जिसके अंदर हमारे क्या होंगे कि जो हमारे डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड होंगे वे हमारे एक दूसरे के साथ कंपैक्टली यहाँ पे अरेंज होके एक हमारी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर या फिर ग्लोबुलर शेप की यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन कर देते हैं। अब क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन इंक्लूड एंजाइम, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, मोटर प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबिन एंड प्रोटीन विद मैनी अदर फंक्शन। और इनके अलावा यहाँ पे हमारे डिफरेंट अदर फंक्शंस भी हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन कर सकते हैं। अब जो हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर हमारे जो एग्जांपल आते हैं ना वो हमारे एग्जांपल आते हैं मेजर। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, वैसे तो हमारे जितने भी एंजाइम होंगे वे हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर ही आएंगे, लेकिन जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो हम करेंगे हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन इनके जो फंक्शंस रहेंगे उनके बारे में भी हम आगे जाके स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे ये ऑक्सीजन स्टोरेज की तरह काम करेंगे या फिर हमारे किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ हमारे बाइंड होते हैं। तो इसीलिए हमने आज इस लेक्चर को यहाँ पे यही तक रखा है। जो हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन के हमारे जो टाइप होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। अब क्या है, ए मोटिफ और फोल्ड इज रिकॉग्नाइजेबल फोल्डिंग पैटर्न इन्वॉल्विंग टू और मोर एलिमेंट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड कनेक्शन बिटवीन देम। अब क्या होता है, एक हमारे यहाँ पे टाइप आता है मोटिफ। ठीक है, मोटिफ हमारा क्या होता है, मोटिफ हमारा एक रिकॉग्नाइजेबल फोल्डिंग पैटर्न होगा। ठीक है, जिसके अंदर हमारे टू या उससे ज्यादा हमारे क्या होंगे यहाँ पे एलिमेंट, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एलिमेंट होंगे वे एक दूसरे के साथ हमारे यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, टर्न्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, मोटिफ। A motif can be very simple, such as two elements of secondary structure folded against each other and represent only a small portion of the protein. An example is the beta alpha beta loop। अब जो हमारा मोटिफ होता है ना, मोटिफ हमारा यूं नहीं है कि हमारा पूरा का पूरा प्रोटीन ही होगा। मोटिफ हमारा क्या होता है, एक हमारा रिकॉग्नाइजेबल हमारा फोल्ड होगा, एक हमारा छोटा सा पैटर्न होगा। ठीक है, और वही पैटर्न हमारा क्या होता है, बार बार हमारा रिपीट होता है और उसी से हमारा क्या बनता है, एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक सैंपल है हमारा मोटिफ का, बीटा अल्फा बीटा लूप। ठीक है, एक यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन इज ए पार्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन दैट इज इंडिपेंडेंटली स्टेबल एंड कुड अंडरगो मूवमेंट एज ए सिंगल एंटिटी विद रिस्पेक्ट टू इंटायर प्रोटीन। अब क्या है कि जो हमारा डोमेन होता है, डोमेन हमारा क्या होगा, वो हमारा एक इंडिपेंडेंटली एक स्मॉल हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर हमारे क्या होते हैं कि जो हमारा इंडिपेंडेंट अगर हमारा कोई पोर्शन है, ठीक है, इंडिपेंडेंट पोर्शन या फिर जो हमारा पार्ट रहेगा, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डोमेन। और ये जो हमारी यहाँ पे इंडिपेंडेंट पोर्शन होता है वो हमारा कैसा होता है, स्टेबल होगा। ठीक है, और इसी को हमने क्या नाम दे दिया यहाँ पे, डोमेन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोटीन सीक्वेंसिंग के बारे में, और उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन में जैसे हमारे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन रहते हैं, वो हम उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।